हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, यानी एल्डिहाइड व कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड व कीटोन जो है उनके रासायनिक गुणधर्मों को हम 5 प्रकारों के अंदर बांटते हैं, यानी एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को हम 5 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार बांटा गया है। तो देखो, आप देख रहे हो, सबसे पहला जो प्रकार है इसके अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म का पहला भाग है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक यानी इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई समूह, यानी जो नाभिक स्नेही जो होगा Nu- ऋणात्मक भाग जो होगा वो कार्बोनिल समूह पर आकर के योग करेगा। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्या होता है योगात्मक में, क्या होता है योग करना। ठीक है, तो अभी भी इसको अपन डिटेल से देखेंगे किस प्रकार योग होता है। अगला क्या, देखो अगला है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यानी देखो, इसमें तो क्या हुआ कि इसके अंदर केवल नाभिक स्नेही आकर के योग करेगा या जुड़ेगा, जबकि इसके अंदर क्या हुआ, नाभिक स्नेही पहले योग करेगा और फिर छोटे अणु का वहां से विलोप होगा या वहां से वो निकल जाएगा। तो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। और तीसरे प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण, अपचयन व हैलोजनीकरण। यानी तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में हम ऑक्सीकरण को देखेंगे, अपचयन को देखेंगे और हैलोजनीकरण को देखेंगे। ऑक्सीकरण आप देख चुके हो, अगर अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे, अगर मान लो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बढ़ेगा, कार्बोक्सिल अम्ल बनेगा। और अगर कीटोन का कराएंगे तो कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो भी आपके क्या बनेगा, आपके कार्बोक्सिल अम्ल बनेगा, परंतु एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिल अम्ल इसके अंदर बनेगा, जो हम एल्कोहलों के निर्माण के अंदर भी इसको देखते हैं। और अपचयन वही है, अगर एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन का कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये तो बेसिक चीजें हैं जो अपन कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले भाग फर्स्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और हैलोजनीकरण भी है जो आप चैप्टर 10 के अंदर देखोगे। तो ये अभिक्रिया जो है कुछ रिपीट होने वाली अभिक्रिया है। फिर कुछ अभिक्रिया जो केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया है और कुछ अभिक्रिया जो केवल कीटोन द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया। जैसे मान लो कोई पूछे सर केवल एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया कौन सी है, जैसे आप करोगे लैब के अंदर टेस्ट करोगे, जैसे मान लो टोलेन अभिकर्मक है, तो टोलेन अभिकर्मक को कौन अपचित कर सकता है, केवल एल्डिहाइड कर सकता है, कीटोन अभिक्रिया नहीं देता। टोलेन अभिकर्मक से जब आप अभिक्रिया कराओगे तो एल्डिहाइड रजत दर्पण देगा, जबकि कीटोन नहीं देगा, यानी वो विभेद करने वाली अभिक्रियाएं भी होगी। तो इन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन में भी पढ़ सकते हैं, परंतु हम वहां बताएंगे कि ये केवल अभिक्रिया एल्डिहाइड देता है और ये कभी अभिक्रिया कौन देता है, कीटोन देता है। जैसे फेलिंग अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया, आसिफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया केवल कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, जबकि ये क्रिया कौन नहीं देता, कीटोन नहीं देता। तो इनसे इस प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 5 भागों के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के गुणधर्म को बांटा गया है, जिसमें हम पहले प्रकार की अभिक्रिया शुरू करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यानी इसमें नाभिक स्नेही क्या होगा, आक्रमण होगा। अब देखो, तो क्या टीन लगाएगा आपके, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि जो कार्बोनिल समूह होता है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें जो आपके कार्बोनिल समूह जो होता है, इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति होती है ध्रुवीय। कैसी प्रकृति होती है, ध्रुवीय। देखो ये आपका कार्बोनिल समूह है, यहाँ अगर मान लो HH है तो एल्डिहाइड है, और मान लो RH है तो भी एल्डिहाइड, और दोनों RR है तो कीटोन है। तो ये जो कार्बोनिल समूह है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का, जिससे क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है इसकी विद्युन्नता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस ऑक्सीजन में पहले से क्या पा जाते हैं, 2 लोन पेयर पा जाते हैं। ये जैसे इसको आकर्षित करता है तो इसके ऊपर क्या जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आपके आ जाता है आंशिक ऋणावेश। क्या जाता है आपके, आंशिक ऋणावेश, जिसे अपन डेल से दर्शाते हैं। और इस कार्बन पर क्या जाता है आपके, आंशिक धनावेश। तो कार्बोनिल समूह के साथ ध्रुवीय प्रकृति का। अब इसके ऊपर मान लो आप कोई अभिकर्मक का योग करा रहे हो, तो उसमें नाभिक स्नेही भाग और इलेक्ट्रॉन स्नेही 2 भाग होता है। तो पहले कौन आक्रमण करता है, पहले नाभिक स्नेही भाग करता है। तो अभी हम देखेंगे कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में से पहले कौन आक्रमण करता है। तो क्या बताना आपको कि पहले नाभिक स्नेही का योग होगा, योगात्मक अभिक्रिया, और उसके बाद जो नाभिक स्नेह के योग होने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो कैसे होती है, आपके स्थायी प्रकृति। कैसी होती है, स्थायी। इसलिए पहले नाभिक स्नेह का योग होता है
और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करके यौगिकोत्पाद का निर्माण करता है। तो मान लो अपन ने क्या लिया, अपन ने कोई अभिकर्मक लिया जिसमें आपके एक तो क्या है, देखो धनात्मक भाग आगे है और ऋणात्मक भाग यानी ये न्यूक्लियोफाइल ये पीछे। तो क्या होगा, अगर मान लो अपन इसको प्रथम पद यानी इस स्टेप से भी ये कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण किसके ऊपर होगा बताओ, C प्लस पर होगा या कार्बन आंशिक धनावेश वाले पर होगा या ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश वाले। तो आपको पता है ऋणावेश किस पर जाता है, धनावेश की तरफ। ये बता दिया मैंने। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का है, क्यों, ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होने के कारण ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके उस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है किस पर आक्रमण करेगा, आपके कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो क्या बनेगा बताओ, तो इसमें बनेगा आपके CO, ठीक है, और इससे कौन जुड़ जाएगा नीचे जुड़ जाएगा आपके NU न्यूक्लियोफाइल। और इस समय ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, आपके ऋणावेश, क्या जाएगा, ऋणावेश, और इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर पहले से ही उपस्थित है। तो ये ऋणात्मक स्पीशीज बनी है, ये तो स्पीशीज बनी है, इसमें उच्च विद्युत ऑक्सीजन पर ऋणावेश होने के कारण ये स्थायी प्रकृति की होती है। कैसे होती है, स्थायी प्रकृति की। तो आप क्या ले सकते हो, ये कैसा आपके स्थायी प्रकृति, ऋणावेश है तो ये कैसा है आपके स्थायी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो E प्लस है वो किस पर चला जाएगा, आपके ऊपर, प्लस किसके पास आता है, माइनस के पास। तो अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, बोलो, अगले स्टेप के अंदर आपके जो कार्बोनिल समूह है, कार्बन और ये बड़ा आपका ऑक्सीजन, कार्बन से तो कौन जुड़ गया नीचे पहले, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, और इससे कौन जुड़ जाएगा, E, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप। अगला अगर मान लो अपन पहले क्या कराएं, यदि ये इस प्रकार होता है अभिक्रिया कि पहले आप अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करो, किसका आक्रमण करा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का, तो क्या होगा कि जो कार्बन है तो ये कहाँ आएगा बताओ, ऑक्सीजन के पास ही आएगा। कहाँ पर आएगा आपके भाई, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश उसके पास ही आएगा, E आएगा, और कार्बन पर क्या पा जाएगा, फिर कार्बन के पास पा जाएगा आपके धनावेश, क्या पा जाएगा, धनावेश। तो ये कैसा होगा, अस्थायी होता है, कैसा होता है, अस्थायी, ठीक है। तो आप बताओ अब क्या थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए इस पर पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है जिससे स्थायी यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो नाभिक स्नेही का योग पहले होता है और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही आपके जुड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्नेही का अगर पहले योग करा दिया हमने तो अस्थायी हो जाएगा, अभिक्रिया आगे नहीं पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल समूह पर पहले NU माइनस, यानी आप क्या लिख सकते हो, NU माइनस को नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋणावेश आने के कारण, ऋणावेश होने के कारण स्थायी मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। तो पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन खुद उच्च विद्युत है और ये चाहता है खुद के ऊपर माइनस रहे, इसलिए स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण हो जाता है।
और इस तरह मध्यवर्ती बनने के कारण यही पद पहले चलता है, जबकि पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ बताओ Nu माइनस क्या है आपका, Nu माइनस क्या है, नाभिक स्नेह, क्या है, नाभिक स्नेह, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से स्नेह रखने वाला। अब नाभिक खुद कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। नाभिक के अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो उदासीन है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन के पास कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। और E प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह। बताओ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाएगा, धनावेश भाग जाएगा, इसलिए अपन इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये अपन देखेंगे कि पहले आपको किसका आक्रमण कराना है, पहले आपको नाभिक स्नेह का आक्रमण कराना है, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण आपको करवाना है। तो ये आपका नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखो ध्यान से, अब अपन नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया जो होती है, इस पर जो आपने देखा कि नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा, तो नाभिक स्नेह प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। यदि हम प्रबल नाभिक स्नेह लें, क्या ले बेटा, प्रबल नाभिक स्नेह, तो प्रबल नाभिक स्नेह लेने पर क्या होगा कि अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी और पूर्ण होगी, जबकि दुर्बल नाभिक स्नेह का जब योग कराया जाता है, योगात्मक अभिक्रिया है, तो पहले अम्लीय माध्यम दिया जाता है, यानी पहले अम्लीय माध्यम उत्पन्न किया जाता है और उसके बाद में दुर्बल नाभिक स्नेह का आक्रमण करवाया जाता है। तो 2 पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, क्या लिखना है, क्या लिखोगे आप, प्रबल नाभिक स्नेह, प्रबल नाभिक स्नेह से अभिक्रिया पूर्ण व अग्र दिशा में गतिशील होती है, पूर्ण व अग्र दिशा में होती है, ठीक है। और दुर्बल नाभिक स्नेह होने पर अम्लीय माध्यम उत्पन्न किया जाता है, या दुर्बल नाभिक स्नेह का आक्रमण अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है। दुर्बल नाभिक स्नेह का योग अम्लीय, कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है, क्यों कराया जाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम होने पर आपके कार्बन पर धनावेश आ जाएगा जो स्थायी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, करवाया जाता है, इसमें कार्बन पर धनावेश आ जाने से नाभिक स्नेह आक्रमण कर देता है, नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से होगा, अब देखो बेटा कैसे, जैसे मान लो आपने देखा अभी कार्बोनिल यौगिक है या कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड व कीटोन है कि नहीं। अब आपको यहाँ क्या किया आपने इसके अंदर अम्लीय माध्यम दिया, अम्ल क्या करता है, H प्लस का त्याग करता है। तो जब अपन H प्लस का योग कराएंगे तो H प्लस कहाँ जाएगा, उच्च विद्युत O के पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो जैसे इसके पास जाएगा कार्बन O, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसके ऊपर क्या आपके भी लॉन पेयर है। और अब बताओ एक बात बताओ मेरे को कि
इस H के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक परमाणु क्रमांक 1 है। तो बाह्यतम कोश में आपने बनाया कभी कि हाइड्रोजन जो होता है उसके नाभिक के बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसका त्याग करेगा तभी तो क्या बनेगा, ये H+ बनेगा। अब H+ के पास क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करता है, इस H और O के मध्य जो बंध बनेगा, ये दोनों लोन पेयर ऑक्सीजन दे दी जा, ऑक्सीजन द्वारा दिए जाएंगे वहां पर। तो मान लो आपने जो बंध बनवाया है किसके मध्य, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य, यानी यहाँ जो बंध बना है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रही है। तो क्या होगा बताओ, यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध का निर्माण करने में काम आ गया, इसलिए इस ऑक्सीजन पर क्या जाएगा आपके प्लस, क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये क्या करती है स्पीशीज में, ये कभी ये जो बंध बना है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड पड़ा है, तो क्या ऑक्सीजन पे कभी प्लस टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। ये बहुत उच्च विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन तो विद्युत ऋणी है, यानी इसकी प्रकृति होती है ऋणात्मक, नेगेटिव प्रकृति होती है। तो ये क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, वही कार्बन कार्बन, अब ऑक्सीजन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन गया। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो वापस क्या आएंगे, दो लोन पेयर, और आगे कौन जुड़ा हुआ है इसके आगे आपके H, आगे क्या जुड़ा हुआ है आपके H जुड़ा हुआ है, और कार्बन पर क्या जाएगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, तो कार्बन पर क्या पाया जाएगा, अब कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और इस कार्बन पर प्लस आने के कारण क्या होगा, नाभिक स्नेह का योग, दुर्बल नाभिक स्नेह का योग आसानी से हो जाएगा। प्रबल नाभिक स्नेह तो जल्दी से आक्रमण कर देता है, दुर्बल नाभिक स्नेह के लिए क्या चाहिए कि पहले कार्बन पर धनावेश लाते हैं, क्या लाते हैं, कार्बन पर धनावेश लाते हैं। तो क्या देगा इसको, वापस देखते हैं, अभी ये बता दें आपको, देखो शुरू से क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो ये अम्लीय माध्यम से आया, कहां से आपसे, अम्लीय माध्यम का H आया। तो अब इस H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो जो यहाँ पर बंध बनेगा, इसके बीच जो मध्य बंध बनेगा, उस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये ऑक्सीजन देगा। तो जैसे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए और जो ये बंध बना है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पर जब प्लस है तो ऑक्सीजन तो उच्च विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रॉन को खींचती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं रह पाता, तो क्या करता है, इस द्विबंध के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करते ही क्या होगा कि यहाँ वापस क्या बन जाएगा, लोन पेयर, और कार्बन पर आके आगे आपके धनावेश, और कार्बन पर धनावेश आने के कारण नाभिक स्नेह किस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो नाभिक स्नेह का आक्रमण यहाँ पर आसानी से हो जाता है, यहाँ पर किसका आक्रमण हो जाएगा, नाभिक स्नेह, आपके न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण आसानी से हो जाएगा, होगा नहीं होगा। इसलिए अम्लीय माध्यम दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपको, अम्लीय माध्यम। तो आप यहाँ क्या ले सकते हो, यहाँ H+ कहां से आया है, अम्लीय माध्यम से। ठीक है, तो ये हुआ नाभिक स्नेह का योगात्मक अभिक्रिया को अपन देखा हमने कि पहले नाभिक स्नेह का आक्रमण करेगा। अब नाभिक स्नेह अगर प्रबल है तो कोई टेंशन नहीं है, वो अपना कार्य कर लेगा, उसका योग हो जाएगा। परंतु दुर्बल नाभिक स्नेह के लिए पहले अपन को अम्लीय माध्यम देना पड़ेगा, जिससे कार्बन पर धनावेश आएगा और उसका आक्रमण आसानी से कार्बन पर आज हो जाएगा। तो ये हुआ प्रबल नाभिक स्नेह का। अब एल्डिहाइड कीटोन जो है, एल्डिहाइड जो कीटोन है, उनकी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या है, या उन्हें कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपका हेडिंग हो जाएगा, क्या हेडिंग हो जाएगा, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया
को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड व कीटोन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम या उन्हें प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो सबसे पहला कारक जो आपका है इसके अंदर वो आता है प्रेरणिक प्रभाव। क्या आता है बेटा? प्रेरणिक प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या आपका इसके अंदर? प्रेरणिक प्रभाव, जैसे अपन कह सकते हैं प्लस आई प्रभाव। अब देखो ध्यान दो, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? आप जानते हो कि जो कार्बोनिल समूह जो है, मैं बताया मैंने आपको, कार्बोनिल समूह में कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास बीच में क्या द्विबंध है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके ऊपर रोटेट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश पाया जाता है, यानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। तो यहां कार्बन पर धनावेश पाया जाएगा जब तो नाभिक स्नेह इसके ऊपर आक्रमण करेगा। यदि एल्किल समूह बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? एल्किल समूह बढ़ेंगे। तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर क्या होगा? एल्किल समूह क्या करेंगे? इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा कि ये धनावेश कम हो जाएगा, और धनावेश कम हो जाने से नाभिक स्नेह का आक्रमण घट जाएगा। यानी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव पड़ेगा, या एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर नाभिक स्नेह योगात्मक की क्रियाशीलता घटेगी। तो क्या लिखेंगे? प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया घटेगी। नाभिक स्नेह योगात्मक की क्रियाशीलता कम, की क्रियाशीलता घटेगी। ठीक है। अतः एल्किल समूह बढ़ने पर, क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया घटेगी। अब देखो कैसे समझो इसको, यानी ये आपने देखा कि कार्बन पर चाह रहा है कि धनावेश हो। अगर आप धनावेश को कम कर दोगे तो नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से नहीं होगा। तो क्रम क्या होगा? देखो अगर मान लो अपन ये समूह लेते हैं, देखो जैसे मैंने ये कार्बोनिल समूह बनाया, इस पर दोनों तरफ क्या है? HH है। तो हाइड्रोजन तो इतना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती नहीं है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके बाद में यानी इसकी क्रियाशीलता क्या हमने? अधिक होगी। देखिए अब अगले पद में क्या हो रहा है? देखो कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर। यहां क्या कर दूं मैं? यहां मान लो एक एल्किल समूह कर दूं और यहां H है। तो एल्किल समूह क्या कर रहा है? एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? इस कार्बन पर धनावेश घट जाएगा, और धनावेश घटने से क्या होगा कि जो नाभिक स्नेह का आक्रमण कम हो पाएगा, यानी इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। अगले पद में देखो, यदि अपन क्या करें कि जो कार्बन है द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे अपन यहां पर भी R समूह है और यहां पर भी R समूह है, दो जन देने वाले हो गए। इलेक्ट्रॉन देने दाता समूह कितने हो गए? प्लस का प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों दे रहे हैं, तो कार्बन पर धनावेश आएगा क्या? कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होगा, तो नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी इसकी क्रियाशीलता और भी कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये तो आप फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। ये तो क्या आपका सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? आपके फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी होगी? फॉर्मेल्डिहाइड की। एल्डिहाइड। और ये क्या आपका उच्चतर एल्डिहाइड, और कीटोन की सबसे कम होगी। ठीक है, ये क्रियाशीलता क्रम होता है। तो ये तो पहला प्रभाव था आपके। कौन सा प्रभाव? पहला प्रभाव हम देखा प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव बेटा? प्रेरणिक प्रभाव आपने इसके अंदर देखा कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है।
ठीक है। तो देखो प्रेरणिक प्रभाव में हमने क्या देखा कि प्लस I प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिक स्नेह योगात्मक की क्रियाशीलता घटेगी। और ये देखा कि ध्रुवीय प्रकृति ये क्या कर रहा है, नाभिक जैसे जैसे प्लस I प्रभाव वाले समूह बढ़ेंगे या प्लस R वाले समूह बढ़ेंगे, कार्बन पर धनावेश को कम कर देंगे। ये हुआ पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव अपन लेते हैं त्रिविम बाधा। क्या लेते हैं? दूसरा प्रभाव होता है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा या त्रिविमीय बाधा, इसे स्टीरियो इफेक्ट भी कहते हैं। ये कहते हैं बेटा स्टीरियो इफेक्ट बाधा। तो देखो त्रिविम बाधा के अंदर क्या होता है कि यहां पर जो आपके समूह की संख्या जैसे बढ़ेगी तो क्या होगी, उनका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने से क्या होगा, नाभिक स्नेह आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता। तो त्रिविम बाधा वही है कि आप क्या कहोगे, जैसे जैसे समूह की संख्या या आकार बढ़े, समूह की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा और कार्बन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा। तो त्रिविम बाधा में क्या क्या देखो, क्रम बनाते हैं, फिर अपन इसका एक त्रिविम बाधा के अंदर क्या क्या होता है देखो। यानी कार्बोनिल समूह के ऊपर आप जैसे से क्या करोगे, एल्किल समूह की संख्या बढ़ाओगे, यानी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मान लो ये समूह बनाया हमने C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पर छोटे हाइड्रोजन आसानी से नाभिक स्नेह आक्रमण कर सकता है। अगले पद में क्या करा हमने C डबल बॉन्ड O और एक तरफ क्या जोड़ दिया, मान लो CH3 और यहाँ जोड़ दिया नीचे H। तो समूह बढ़ा, इसलिए नाभिक स्नेह कम थोड़ा आसानी से आ पाएगा। यहाँ तो बिल्कुल आसानी से जाएगा, यहाँ पर नाभिक स्नेह को आने में, आक्रमण करने में क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, बाधा बढ़ गई। मान लो आपने 2 CH3 समूह जोड़ दिए, यानी एसीटोन बना दिया कीटोन, तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अब अगले पद में मान लो मैं क्या करूं, कार्बन लेकर के यहाँ CH3 और इससे C डबल बॉन्ड O और नीचे C, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइज। और लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाले को अपन शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको। तो जैसे जैसे अपन एल्किल समूह बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, एल्किल समूह बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, आपके त्रिविम बाधा और अधिक होती जाएगी। यानी यहाँ मैं क्या ले सकता हूँ, CH3 का होल थ्राइज। आज को समझाने के लिए पहले खोल के बता दिया। तो 3 जब एल्किल समूह आ चुके हैं तो क्रियाशीलता और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर एसिटाल्डिहाइड की, एसीटोन की और फिर कम। तो ये क्या, इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम घटता है। क्या लिखेंगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया का, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, शीलता का घटता क्रम हो जाएगा। ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, नाभिक स्नेह के प्रति, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड, फिर कीटोन। यानी कीटोन कम होता है, ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होता है, तो कीटोन में बड़े समूह आ गए, 2 बड़े समूह आ गए, इसलिए यहाँ पर कौन नहीं आक्रमण कर पाता है, यहाँ पर आपके नाभिक स्नेह का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा। भाई नाभिक स्नेह आना चाहता है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन ही है, जल्दी से आ जाएगा। यहाँ पर एक समूह हो गया बड़ा तो थोड़ा कम, यहाँ पर नाभिक स्नेह को आने के लिए 2 बड़े समूह घेर लिए इसने कार्बन समूह को, और यहाँ पर बहुत बड़े समूह घेर लिए, इसलिए इसके अंदर आक्रमण और आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये देखा आपने, त्रिविम बाधा अभी क्या करती है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को, क्रम को प्रभावित करती है। यानी मुख्यतः अपन कह सकते हैं एल्डिहाइड जो है,
एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोनों की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि उनके अंदर त्रिविम बाधा भी कम है और उनके अंदर प्लस हाई प्रभाव भी क्या है, कम है। तो दो कारक हुए आपके, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक, एक तो प्रेरणिक प्रभाव प्लस हाई प्रभाव या प्लस आर प्रभाव, और दूसरा त्रिविम बाधा। जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी क्या होगा, आपके क्रियाशीलता का मान घटेगा, त्रिविम बाधा बढ़ने पर क्रियाशीलता का मान घटता है। तो ये हमने देखा कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में पहले नाभिक स्नेही योग करता है, फिर दुर्बल नाभिक स्नेही को देखा, फिर प्रबल नाभिक स्नेही को देखा, और फिर कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। अब हम एक अभिक्रिया लेते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार या नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो अपना ठीक हो जाएगा क्या, पहली अभिक्रिया लेते हैं नाभिक स्नेही के अंदर, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का योग, किसका योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो पहली अभिक्रिया है आपके इसके अंदर देखना आपको नाभिक स्नेही आक्रमण कैसा होता है। पहली अभिक्रिया क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है तो HCN का योग। तो देखो इसमें किसके ऊपर योग कराना आपको कराना है किसके ऊपर, कार्बोनिल समूह के ऊपर। किसके ऊपर, कार्बोनिल समूह के ऊपर। तो देखो क्या होगा इसके अंदर, जैसे मान लो हमने ये कार्बोनिल समूह लिया, इसके ऊपर कौन आक्रमण कर रहा है, आपके HCN। कौन क्रिया कर रहा है, HCN। तो H पर क्या पाया था कि आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश, तो ये माइनस वाला पाद कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर। पढ़ा था आपने, ये कार्बोनिल समूह के साथ ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। तो इसमें से HCN में से आपके CN माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन पर, और हाइड्रोजन चला जाएगा O के ऊपर। तो क्या बनेगा उत्पाद, बताओ। तो क्या जाएगा, देखो ये कार्बोनिल समूह आपका C, अब O के पास चला जाएगा H, यानी यहां बन जाएगा OH। ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर है, और CN का चला जाएगा आपके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। किस तरह कार्य करेगा, आपके NU माइनस, नाभिक स्नेही योगात्मक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का आएगा कार्बन पर, तो यहाँ जाएगा आपके CN। तो ये जो मुख्य उत्पाद बनता है इसे बन कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इसे, इसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। यानी अगर अपन कार्बोनिल समूह पर HCN का योग कराएंगे तो क्या बनेगा, आपके साइनोहाइड्रिन। जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड पर कराते हैं क्रिया और एक कीटोन पर क्रिया कराते हैं, तो जैसे देखो ये देखो, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है आपके, H C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। इसके ऊपर किसकी क्रिया करानी है, HCN। किसकी क्रिया करा रहे हैं, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या होगी अभिक्रिया में, H का चला जाएगा O के ऊपर, और साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक है, या न्यूक्लियोफिलिक कहाँ आ जाएगा, आपके कार्बन पर, यानी क्या बन जाएगा HC, नीचे क्या है CH3, और इससे क्या बन जाएगा, H का चला गया O के पास, यानी O, और इससे कौन जुड़ गया, आपके H, और नीचे क्या आ जाएगा, C से कौन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इससे जुड़ जाएगा आपके CN। इसका नाम क्या है, इसे कहेंगे अपन एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो देखो आप क्या देख रहे हो, योग हो रहा है, कोई समूह बाहर नहीं निकल रहा है। यानी योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बंध बनते हैं, वही बात हो रही है। देखो क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और एक H इससे जुड़ रहा है और CN इससे जुड़ रहा है। तो ये तो अपन ने किसे क्रिया कराई, एसिटाल्डिहाइड से, साइनोहाइड्रिन।
ठीक है। तो क्या बन गया आपके एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसी बार अगर मान लो अपन किससे क्रिया कराएं, यदि कीटोन से क्रिया कराएं, किससे कीटोन क्रियाएं, कीटोन से, तो भी लेते हैं एसीटोन से क्रिया, किससे, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यह भी क्रिया है। अब इसके ऊपर किसी क्रिया करानी है, साइनोहाइड्रिन यानी हाइड्रोजन साइनाइड की, तो क्या होगा, सिंपल है, HO के पास भेज दो, CN इसके पास भेज दो, यानी क्या बन जाएगा, CH3 C नीचे भी CH3 और H कहाँ चला जाएगा, O के पास, यानी क्या बन जाएगा OH, और नीचे कौन सा समूह आकर जुड़ जाएगा आपके, CN। अब इसका नाम क्या है, क्या कहा अपन ने, साइनोहाइड्रिन बनता है। तो जैसे इसके अंदर अपन ने लिखा था एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, तो वहां क्या लिखेंगे, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम जाएगा इसका, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब देखो ध्यान से, ये जो साइनोहाइड्रिन है बहुत ही उपयोगी होता है, इसका जल अपरण कराकर अपन कई उपयोगी अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का पूर्ण जल अपरण कराया जाए तो आपको लैक्टिक अम्ल प्राप्त होगा। लैक्टिक अम्ल होता है किसमें आ जाता है, लैक्टिक अम्ल दही के अंदर, लैक्टिक अम्ल होता है दही के अंदर। तो क्या लिखेंगे, यदि एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड के एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन का पूर्ण जल अपरण कराया जाए अपघटन करवाया जाए तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। तो लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे हमने अभी क्या बनाया था, देखो एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है, तो ये संरचना लेते हैं, इसका जल अपरण कराते हैं, यानी क्या था इसके अंदर C, ऊपर बन गया था OH और नीचे क्या है यहाँ पर CN। यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है तो यहाँ CH3 ले लो और यहाँ H ले लो, ये था क्या, देखो CH3 और ऊपर H, नीचे CN और OH। अगर मान लो इसका अपन क्या कराएं, इसके ऊपर मैं 2 जल के अणु ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, 2 जल के अणु, 2H2, यानी इसका अपन करते हैं जल अपघटन। तो देखो क्या बनेगा, इससे बन जाएगा, देखो ये जो CN समूह साइनाइड है ना, ये कार्बोक्सिलिक समूह बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह, यानी क्या हो जाएगा, देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो H HCOH और ये बन जाएगा आपके COH में और यहाँ आ जाएगा आपके CH3। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या करके देखो, क्या अपन इसको लिख सकते हैं, इसको संरचना को देखो, आपको किताबों के अंदर ये मिलेगी ना, CH3 COH और यहाँ पर H और नीचे COH। अब इसके 3 अलग अलग नाम बताएंगे अभी। यानी अब देखो हुआ क्या, 2 जल के अणु लिया आपने, क्या लिए, 2 जल के अणु, कैसे, जैसे हमने लिया HOH, ठीक है, OHH,
तो क्या बाहर निकल जाएगा, देखो यहाँ से NH3 बाहर निकल गई, क्या बाहर निकल गई NH3, और क्या जुड़ गया COOH, क्या बन गया यहाँ पर COH, इसलिए 2 जल का अणु लिए। यदि मैं एक ही जल का अणु लेता ना तो एमाइड बन जाता, क्या बन जाता एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है CONH2, क्या होता है, ऐसा बन गया आंशिक जलापड़न। यदि आंशिक जलापड़न कराएंगे, देखो आपने यहाँ क्या लिखा पूर्ण जलापड़न कराया, क्या करा है आपने पूर्ण जलापड़न। यदि एक जल का अणु लेते हैं तो आंशिक जलापड़न कहलाता बनता एमाइड, अगर 2 जल के अणु लिए तो उसे कहते हैं पूर्ण जलापड़न, जिसे बना आपके लैक्टिक अम्ल, क्या बना लैक्टिक अम्ल। तो समझ आ गया आपको यहाँ से कि 2 जल के अणु, तो इस पर जल के अणु बाहर निकल गए, तो क्या लिख सकते हैं प्लस क्या निकला आपके NH3। अब इसका नाम क्या है, एक तो आपने लिखा ऊपर लैक्टिक अम्ल नाम इसका, एक इसे क्या कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, क्या नाम है इसका, देखो ये इसके पास वाला कहलाता है अल्फा कार्बन, तो अपन क्या कहेंगे इसे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, या इसे क्या कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी। अल्फा को अपन और क्या लिख सकते हैं, एक और नाम है इसका, देखो मैं 3 नाम बता रहा हूं आपको, या क्या कह सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, और एक और क्या नाम इसका लैक्टिक अम्ल, और इसे क्या कहते हैं अपन, और इसे अपन क्या कहते हैं लैक्टिक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है आपके दही में पाया जाता है, या इसे और क्या कहते हैं या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके नाम हो गए। तो ये देखा हमने कि जो साइनोहाइड्रिन बनते बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिनसे कई महत्वपूर्ण प्रकार के अम्लों का हम निर्माण कर सकते हैं। और इस लैक्टिक अम्ल को पढ़ेंगे, ये प्रकाश समावता भी दर्शाता है, तो कार्बन की चारों संयोजकों पर अलग अलग समूह, एक H है, एक कार्बोक्सिलिक, एक OH और एक CH3, तो प्रकाश समावता को दर्शाता है। और आज के लेक्चर में हमने एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया, जिसमें रासायनिक गुणधर्मों के विभिन्न प्रकारों को देखा, जिसमें सबसे पहले प्रकार का रासायनिक गुणधर्म नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को हमने प्रारंभ किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।